ओहो। हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यूट्यूब पर भी बच्चे पूछ रहे हैं कि 15 तारीख को हिंदू क्यों नहीं आया, क्योंकि मकर संक्रांति 14 को थी और हिंदू उस दिन छपता नहीं कोई भी अखबार हिंदू का। ठीक है, तो इसलिए उस दिन लेक्चर नहीं हुआ। 15 को, 16 को कुछ टेक्निकल इश्यू था, तो 15 को तो अखबार ही नहीं आया था। तो 16 और 17 का अखबार आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आवाज एकदम परफेक्ट आ रही बच्चों? एक बार मुझे बता दें, आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? आप देखिए, तो कल और आज दोनों के टॉपिक को मिला करके किस प्रकार का कंटेंट बना है, जरा आप केवल एक का नमूना देखिए। आज का प्रेजेंटेशन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। यानी जरूरी नहीं कि डेली हम बहुत कुछ पढ़ लें, जरूरी है कि हम डेली क्या नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ये टॉपिक है 16 जनवरी का, यानी डीप टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया चर्चा की गई है। डीप टेक यानी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन पर आधारित जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी फर्में हैं, जो भी उद्यम है, उनकी बातचीत हो रही है। तो डीप टेक स्टार्टअप पर हिंदुस्तान को फोकस करना चाहिए, यह विषय चर्चा में है। आप देख सकते हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से इस समय तकनीक का जमाना है, उस तकनीक पे आपकी इकोनॉमी चलेगी। मैंने हमेशा बताया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों तभी बेहतर परफॉर्म करते हैं जब उसमें टेक्नोलॉजी का समायोजन होता है। ये देखिए, डीप टेक स्टार्टअप ये 16 का था। अब जरा 17 को आइए। हाउ टू गिव फर्म्स अ टेक बूस्ट, यानी आज आया हुआ है बिजनेस लाइन पे ही कि कैसे कंपनियों को हम तकनीकी सहयोग दें, कैसे उनको तकनीकी प्रगति पर आगे लेकर के चलें। आप देख सकते हैं। और फिर उसी 17 जनवरी पे ही देखिए, साउथ इंडिया स्टार्टअप्स कैटलाइजिंग ग्रोथ इनोवेशन, यानी साउथ इंडिया के जो स्टार्टअप हैं वो जीडीपी को, नवाचार को कैटलाइज कर रहे हैं, यानी उसे उत्प्रेरित कर रहे हैं, यानी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये दोनों बता करके फिर साउथ इंडिया कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर कर रहा है, और अगर बेहतर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और जो क्यों कर रहा है वो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स को किस प्रकार अपनाना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो बड़ा ही मजेदार, यानी तीन का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, 3+1। इसी प्रकार से आज बहुत से टॉपिक में इनोवेशन करने की कोशिश की, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब तकनीक है। 2016 में आपसे प्रश्न ही पूछा था, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक, यानी इनोवेशन से ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, सोशल वेलफेयर भी है, और फिर बहुत सा इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बहुत कुछ इसमें आपसे डिस्कशन होने वाला है, मजा आने वाला है। तो 16 और 17 जनवरी का आप सबके लिए पूरा मसाला तैयार है। जैसा कि ये कल का टॉपिक विजुअल ब्लोअर यानी मुखबिर, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एथिक्स प्रीलिम्स, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद दूसरा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी ये 16 जनवरी का, उनके खिलाफ पोक्सो का केस, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। फिर मनमोहन सिंह जी के, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 में सोशल जस्टिस के लिए क्या कार्य किया गया है, क्या कमियां रह गई हैं। तो हमें एक अच्छा कंटेंट मिलने जा रहा है। हमारा पर्पज है जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, और प्रीलिम्स तक आपको लेके जाना। फिर स्वाभाविक रूप से अगला टॉपिक आपके सामने बनता है, अमेरिका। नए सिरे से शुरू हुए अमेरिकी व्यापार युद्ध से चीन के निर्यात की जीवन रेखा को खतरा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी आपको इसलिए यहां लगाया गया जिससे आपको लगे कि हम लोग हर एक टॉपिक करते हैं और टॉपिक रिपीट होते हैं। चीन के विस्तारवादी रणनीति के रूप में लाल झंडा रोल करता है, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी सीमा पर जो उनकी गतिविधियां हैं भारत के साथ, जो भी उनका विवाद है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है मिशन मौसम। ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स और एसे सबके लिए महत्वपूर्ण है मिशन मौसम। जहां हम मिशन मौसम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी इसमें एक इनिशिएट लेंगे। तो करंट और उसी के साथ, ये तो हो गया कल का इंडियन एक्सप्रेस का। आज के इंडियन एक्सप्रेस में भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्ष और इसी के अंतर्गत मिशन मौसम को भी देखा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत बढ़िया से हाइब्रिड किया गया है, और जिसका टारगेट है आप देख सकते हैं, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स और एसे, और आईएमडे भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स और एसे। कैसे, हम अंदर विस्तार से बातचीत करेंगे।
फिर इसके बाद जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो चाहते हैं, यानी उनकी इच्छा है कि भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाए, यानी भारत डब्ल्यूटीओ का मंच ही छोड़ दे। और वो क्यों चाहते, देखिए वो क्यों चाहते हैं और क्या भारत छोड़ पाएगा। तो डब्ल्यूटीओ में भारतीय कृषि डब्ल्यूटीओ में भारतीय कृषि को लेकर के क्या मुद्दे हैं, एओए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या डब्ल्यूटीओ का जो एक समझौता है, उसके बारे में इस विषय के द्वारा आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो डब्ल्यूटीओ और कृषि तो बड़ा अच्छा विषय है जिस पर कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पीछे भी पूछे गए हैं, तो बढ़िया टॉपिक है। फिर इसके बाद आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर को नौसेना में शामिल किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे नौसेना की शक्ति में वृद्धि करेंगे, फॉर प्रीलिम्स। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, फिर हम आएंगे इसरो की सफलता, अंतरिक्ष में इसरो पौधे लगा रहा है, कैसे और क्यों लगा रहा है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स ए से यानी द ल्योर ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, कि अंतरिक्ष में पौधे लगा रहा है इसरो, कैसे लगा रहा है, इस विषय पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आता है, यानी आज जो आया हुआ था, भारत में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, जो मैंने स्टार्टिंग में आप सबके साथ डिस्कस किया है। ये 16 तारीख का है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 प्रीलिम्स और ए से, यानी आप इसमें इथिक्स भी देखेंगे, तकनीकी नैतिकता पढ़ने का समय है क्योंकि तकनीक का जमाना है। और इथिक्स में एक प्रश्न पूछा भी गया था, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे 2015 या 16 में, कि करंट टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में, यानी वर्तमान तकनीकी आर्थिक समाज में, यानी ये वर्ड स्टार्ट करके और फिर प्रश्न पूछा गया, तो अब तो तकनीकी आर्थिक चरम स्थिति में है आप, तो यह एथिक्स के साथ सीधा सीधा जुड़ेगा। फिर इसके बाद आता है कि भाई ये तो हो गया डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, और फिर इसके बाद कि इसमें हम क्यों दिया जाए विषय पढ़ेंगे, और आज वाले में पढ़ेंगे कैसे दिया जाए, देख सकते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और फिर हम साउथ इंडिया के स्टार्टअप का जो डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से वो जीडीपी में और किस प्रकार से इनोवेशन में सहायक हो रहा है, और हमें नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स को इससे क्या सीखना चाहिए, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 प्रीलिम्स और एसे की निगाह से। फिर इसके बाद हम आते हैं, यानी किसानों की समस्या, जैसे आपने यहां पढ़ा कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, जो एमएसपी को लीगलाइज करने जैसे कई विषयों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ में अगर भारत है तो फिर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की मांगे वो मान नहीं सकता, क्योंकि सब्सिडी की एक लिमिट डब्ल्यूटीओ ने तय कर रखी है, भारत उसको वैसे ही ब्रीच कर रहा है, और मतलब उसका उल्लंघन कर रहा है उस सीमा का कि 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दिया जा सकता, और हम 14% के आसपास सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर जो है डब्ल्यूटीओ की निगाह में अपराध हो गया। बिल्कुल सही बात है, अपराध शब्द कहना उचित नहीं होगा, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई अपराध हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन भारत को उस अपराध से राहत मिली है। बाली इंडोनेशिया में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी डब्ल्यूटीओ की, उसमें एक बाली पीस क्लॉज साइन किया गया था कि अस्थायी रूप से भारत की यह सब्सिडी जस्टिफिएबल है, न्यायोचित है। ठीक है, तो अब आप यहां ये पढ़ रहे हैं। अब हम यहां पर बताने जा रहे हैं कि भाई किसानों की समस्याएं हैं, इसलिए किसानों का प्रदर्शन है। तो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों का प्रदर्शन है, तो क्या हम कुछ समाधान की तरफ बात कर सकते हैं? अब इकोनॉमिक्स तो चाहे आईएएस हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, वट एवर, कहीं का भी पीसीएस हो, एग्रीकल्चर पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और भारतीय कृषि का स्ट्रक्चर क्या है? छोटे किसान 86%, यानी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। तो बस वही यहां पर बताया गया है कि बहुफसली और प्राकृतिक खेती, ये दो चीज हम करें, मल्टी क्रॉपिंग और नेचुरल फार्मिंग, तो हम भारत में किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। यह विषय बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया गया, और आप सबको पता भी है 2017 में जो इसे पूछा गया कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, तो भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, कैसे बनाया जाए? तो रोज ही हम कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, दो तरीके आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, कितनी बारी मैं ये सब करा चुका हूं। जीएस पेपर 2, 3 प्रीलिम्स और ए से, इन सभी के लिए आप कहेंगे सर जीएस 2 के लिए क्यों?
ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा अंदर जब आप सीखेंगे GS2 के लिए क्यों। और फिर डाउन टू अर्थ में आप देख सकते हैं डीडीटी युक्त मिट्टी को बायोचार से, अगर मतलब इसका बायोचार करते हैं तो हम इकोलॉजिकल जो भी जोखिम है उसको कम कर सकते हैं। तो डीडीटी युक्त मिट्टी को कैसे ठीक किया जाए, प्रीलिम्स के लिए इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, मजा आएगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए बड़ी गहरी चर्चा, यानी क्लास लंबी चलेगी, आपको आज काफी लंबी चल सकती है क्लास, ठीक है। तो गाजा युद्ध विराम समझौता तैयार, ठीक है ना। तो हम स्वाभाविक रूप से इसका इंटरव्यू आपसे डिस्कस करेंगे। गाजा में जो विराम समझौता हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो अभी से इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। 275 मार्क्स का निबंध होता है, तो आप देख सकते हैं, सॉरी 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो आप देख सकते हैं। कोशिश अब ये भी हो रही है कि धीरे धीरे जो भी टॉपिक इंटरव्यू के लिहाज से महत्वपूर्ण, उन्हें इंटरव्यू के लिहाज से करा दिया जाए, तो ऑब्वियस मेन कॉन्सेप्ट भी आप समझ लेंगे और इंटरव्यू की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको इंटरव्यू के लिए बात करेंगे। फिर इसरो ने उपग्रह डॉकिंग को अंजाम दिया, भारत को विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में यानी एलीट स्पेस क्लब में शामिल कराया। ये क्या है, इस विषय पर भी एक चर्चा, इस पर इस बार सबसे इंटरव्यू में प्रश्न रहेगा। फिर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, यानी जिसने गौतम अडानी जी पर गंभीर आरोप लगाए और उसके कारण से उनकी नेटवर्थ पे बहुत असर पड़ा, उनकी कंपनी की रेपुटेशन पर बहुत असर पड़ा, शेयर, उनका जो शेयर उसकी आउटकम पर बहुत गहरा असर पड़ा। जिस हिंडनबर्ग ने सब खुलासा किया, आज वो अपना ऑपरेशन बंद करने जा रहा है। तो ये क्यों बंद करने जा रहा है, इस विषय पर भी हम लोग एक बार बातचीत करेंगे। बंद करने जा रहा है, इधर ट्रंप साहब का आना 20 तारीख को और इधर इन साहब का जाना, आप समझ सकते हैं कितनी गहरी चिंता की बात है। राजनीति होती है, मेरा अपना इस पर विचार है, हल्का सा आपके सामने रखूं, ठीक है। राजनीति, राजनेता, सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने ढंग से अपनी बातें कहेंगे और उनका वैलिड है, चूंकि स्वाभाविक है, जो विपक्ष में उसे सत्ता में आना है तो सत्ता की कमियां कमजोरियां में कुछ न कुछ उजागर करेगा। लेकिन मेरा अपना मानना होता है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था, सोचिए इतनी बड़ी संस्था जिसने हिला दिया इंडिया के, ऐसे कैसे अपना ऑपरेशन बंद कर सकती है, आप स्वयं विचार कीजिए। और वो भी ना जाने कितने आरोप लगा करके, यानी क्या विदेशी संस्थाएं, ध्यान से समझिएगा, बड़ी गंभीर बात है। यहां पर राजनीति पे आप समझ जाएगा, आपके क्या विचार हैं, आपके घर परिवार कौन सा आपका विचार है, वो एक अलग इश्यू है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको मेरी क्लास में उससे कोई मतलब ही नहीं। बस मैं आपसे एक पॉइंट ये रखना चाहता हूं कि जो विदेशी संस्थाएं होती हैं, आप लोगों को चिंतन करना, मेरी बात मानना नहीं, एक्चुअल में कौन चाहता है कि ये स्टेब्लिश रहे। आप स्वयं विचार करिए, अभी आप ही आगे बढ़िए, आपको रोकने वाले 50 लोग निकल पड़ेंगे बिना किसी बात के, आप किसी से मत मिलिए, तब भी आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है। तो ये संस्थाएं हमारे देश की ताकत को कमजोर कर रही। भाई गौतम अडानी देश के स्टार्टअप को चला रहे हैं, देश में बड़े बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हर एक, आप खुद बताइए, कोई भी राजनीतिक दल क्या अपने समय पर बिजनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं? किसी न किसी को एक दो तीन चार ये होता है, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उससे हमारा नुकसान थोड़ा है। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर हमारे देश में ढेर सारे गौतम अडानी खड़े हो जाए, अंबानी खड़े हो जाए, इससे हमें क्या दिक्कत है, लेकिन बाहरी संस्थाएं, समझ रहे हैं ना। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय पर आप लोग विचार कीजिएगा कि आपने पूरा गेम खराब कर दिया, उसके बाद आपने कहा कि हम बोरिया बिस्तर उठा के भाग रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इस पर इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने इसलिए रखा भाई, और भी सब बता भी दूंगा क्या बोलना है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में एक्सपायर हो चुका एक दवा बच्चों को दिया गया, मेरे प्यारे बच्चों, और 2 लोगों की मौत हुई, 12 डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये हम लोग जीएस पेपर फॉर एथिक्स और इंटरव्यू दोनों की निगाह से इसको देखेंगे। श्रीहरिकोटा को तीसरा लॉन्च पैड मिला, स्पेस बहुत चर्चा में, इस पर भी इंटरव्यू की तैयारी करा दूंगा, तो प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे,
और रुपया कमजोर हो रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा इस बार इंटरव्यू। इस पर मैं बहुत टॉपिक आपको दे चुका हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस पर हम इंटरव्यू के लिए भी अच्छी तैयारी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा उन सूचनाओं के साथ कि जो भी एस्पिरेंट यानी जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अपनी फाउंडेशन, देखिए आप कहीं भी प्लान करिए, कहीं 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, 5 रुपए, लेकिन एक टीचर जिसका फेस देख के आप एडमिशन लेते, क्या वो आपके साथ 100% कनेक्ट है? तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि 100% कनेक्ट हूं। यानी आप मेरे पर्सनल नंबर पे होते हैं और डेली मेंटोरशिप चलती है। ये भी नहीं कि एक दिन बता दिया, नहीं, आप जो पूछते हैं जो बताता हूं। तो ये मेरी गुरुकुल वाली परंपरा है। तो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको जरूर आना चाहिए। ये जनरल स्टडीज, अगर आपका ऑप्शनल कुछ भी, उससे फर्क नहीं है। आप इन नंबरों पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ अगर आपका हिंदी ऑप्शनल है, मैं पढ़ाता हूं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, आप सबका स्वागत है। नए अंदाज में आप मुझसे पढ़िए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? और ये हमारा अभिव्यक्ति पास है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसमें जीएस फाउंडेशन ऑप्शनल और बाकी सब कुछ शामिल है। ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा लर्निंग ऐप, इसको आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से गूगल इंस्टॉल करें और इन नंबरों पर हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाएं। तनिक भी मत सोचिएगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जरूर जुड़ें। उसके पीछे रीजन है मेंस का मेरा स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको बहुत मजा मिलेगा। भारत में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, इस विषय पर अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। चूंकि टॉपिक ज्यादा है तो अब मैं थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में आके और स्पीड से इसको खत्म करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक है और बहुत बेहतर ढंग से मैं समझाता हुआ आप सबको आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे, मजा आ रहा है ना? चलिए, तो ये कभी नहीं सोचना है कि क्लास क्लास तो मेरी लाइफ लाइन है बच्चों। क्लास तो ऐसा असंभव है कि क्लास हो ना। हाँ, बस अब ऑब्वियस है, कोई इश्यू हो जाए, कोई कंसर्न हो जाए तो कल आप लोगों ने देखा ही क्या ही दिमाग खराब हुआ। ठीक है, दीपिका शर्मा, भाई देखो अब ये तुम्हारे ऊपर है बेटा। मैं बिल्कुल नहीं यहां पर कहूंगा कि हिंदी ले लें, हिस्ट्री ले लें। मेरे पास इस बार 2 बच्चे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। एक ने मुझसे हिंदी पढ़ा है और एक पिछले 3 साल से मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहा है। अब मैं इसमें क्या बता सकता हूं आपको। एक बच्चा पिछले साल था जिसने एग्रीकल्चर पढ़ा है, और स्वाभाविक रूप से मैं गर्व से कह सकता हूं कि नोट्स बाहर से आया, मेरे ही कहने पर कहां कहां से आया, पीवाईक्यूज का सॉल्व आया, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपडेट करना है, वो सारा चीज मैंने ही कराया। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी मेरे, तो ये नहीं है कि आप, ऑप्शनल मैटर नहीं करता है। दीपिका शर्मा, आपने कहा कि मैं हिंदी को रिप्लेस करके हिस्ट्री रखूं या क्या। देख, मैं सबसे अच्छी बात एक चीज आप लोगों के सामने रखूं, और प्लीज इसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा। आप ऑप्शनल मत रखिए, आप मेंटोर रखिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, और सब लोग इसको अपने हृदय में सोचिएगा। कमेंट करने की जरूरत, अपने हृदय में केवल सोचिए, और जब अच्छा लगे तब कमेंट करिए। मेंटोर अगर आपका ताकतवर है ना बच्चे, तो फिर कहानी आपकी पलट जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, मेंटोर आपका बेहतर होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई सा भी ऑप्शनल हो, मेंटोर अच्छा है, वो रास्ता बताएगा ना भाई। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, सारी किताबें उसको खिला दो, अच्छा कंटेंट आपको देता है, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं देता, ऐसे तो हार जाएगा। तो अब तो आप सब बस केवल मेंटोरशिप, विश्वास रखिए। मैं तो अब ये चाहता हूं, जैसे अभी मैं हिंदी साहित्य जब शुरू करूंगा तो इतना बढ़िया इस बार पढ़ाने का 6-7 महीने में पढ़ा के रख दूं, बच्चे आते रहे, पढ़ते रहे, और मैं केवल उनको मेंटोरशिप दूं। यानी कबीर के 5 लेक्चर का एक फोल्डर हो, लेक्चर शुरू होने के पहले मैं बैठ जाऊं लाइव, यानी एकदम से, कि बच्चों ये फोकस करना, चाहे एक ही बच्चा है। जैसे आज मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, कल किसी और ने लिया, परसों किसी और ने लिया,
तो मैं आज भी आऊं, 2 दिन के बाद भी आऊं, और 5 रोज के बाद जिस बच्चे ने एडमिशन लिया उसके लिए भी आऊं, बस केवल ये बताऊं कि आपको क्या अप्रोच रखनी, बाकी कबीर में कुछ बदलने वाला तो है नहीं। मतलब मेंटोरशिप का गेम है ये। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रीलिम्साथॉन में ये जो मैं, रवि सर, आदित्य सर, ये जो हम लोग मिल करके मेंटोरशिप आपको दे रहे हैं, उसका कितना बेहतर आउटकम आप तक पहुंच रहा है। कम से कम आपके अंदर एक ट्रस्ट है कि यार सर लोग लगे हुए हैं, रात को 11 बजे, 10 बजे मैं आपको सीसेट का एक क्वेश्चन देता हूं। ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार आ रहे हैं। यानी रवि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं अपनी तरफ से खेल खेल रहा हूं। समझ सकते हैं, अभी कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस तो स्टार्ट ही नहीं हुई, मारूंगा उसमें से एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अब की बार तो मैंने और अच्छा काम कर लिया है कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, दीपिका, आपके प्रश्न का जवाब है कि सर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, क्या हिंदी लिटरेचर को रिप्लेस करके हिस्ट्री ऑप्शन ले लूं? आपकी जो मर्जी हो ले लो। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में मैं बैठा हूं, क्यों परेशान हूं? सिंपल सी बात है। अभी आज मेरा एक बच्चा है, यूपी पुलिस में है, विवेक। उसने मुझसे कहा कि सर अब मैं क्या करूं, यानी जॉब वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी। चलो अच्छी बात, दीपिका आपकी बात से आ गया। तो मैंने उसको यही उसका हिस्ट्री ऑप्शनल, वो अपने हिस्ट्री ऑप्शनल का बच्चा है। तो मैंने उसको यही कहा, हम कहा बेटे तू हिस्ट्री ऑप्शनल छोड़ दे। अब अभी मैंने एंशियंट कराया है, मॉडर्न कराया, वर्ड अभी चल रहा है, इस महीने वो वर्ड हिस्ट्री खत्म हो जाए। मैंने उसको बोला कि तुम छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है प्री के बाद, अब तुम केवल प्री, क्योंकि तुम लोग जॉब वाले हो। लेकिन मैंने गारंटी दी उसको, जिससे उसका मन प्रीलिम्स की पढ़ाई में ज्यादा लगे। मैंने उसको गारंटी दिया कि तुम टेंशन मत लेना, 15 दिन के अंदर ये पूरा खत्म कर दूंगा इतिहास। अब आप भी हंस सकते हैं मेरे ऊपर, दुनिया हंस सकती है मेरे ऊपर, लेकिन क्यों नहीं खत्म हो सकता है कोई भी विषय? जरा मैं आपके पास आकर के ये बात कह दूं, मेरे बच्चे, जैसे मैं कल अभी पढ़ा रहा था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद विश्व इतिहास का, जरा ध्यान से समझिएगा। और उसमें 1979 से लेकर अभी तक कम से कम 30 क्वेश्चन आए हुए। मैंने 177 पेज का ऑप्शनल में, दीपिका ध्यान से सुनना, 177 पेज का मैंने बच्चों को कंटेंट दिया। प्रशांत अभी क्लास में ये बता रही है सर, 177 पेज का क्वेश्चन और आंसर दिया, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी में आंसर। और स्टार्टिंग में मैंने केवल 35 मिनट का लेक्चर लिया। आप ध्यान से, केवल 35 मिनट का लेक्चर था, बाकी कंटेंट जिसमें मैंने साम्राज्यवाद बहुत अच्छे से समझाया और उपनिवेशवाद। जब एक ताकतवर या विकसित देश या सत्ता के द्वारा अपने से कमजोर देश या विकासशील सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने यही केवल 3 बात लिखी है, ध्यान से समझना। मैं उपनिवेशवाद नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको सिखा रहा हूं। अब 3 चीजें मैंने बताई, मैंने कहा बेटा रट ले। उपनिवेश साम्राज्यवाद क्या करता है? 3 काम करता है। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करता है, आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, और तीसरा कल्चरल प्रभुत्व स्थापित करता है, यानी सांस्कृतिक प्रभुत्व। ये 3 चीज साम्राज्यवाद की विशेषता है। अब जरा पकड़ना 3 चीज। फिर मैंने बच्चों को बताया कि उपनिवेश, और फिर ऑब्वियस है पीछे की कहानी की, साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ। तो ऑब्वियस है 15th एंड 16th सेंचुरी से जब भौगोलिक खोजें आरंभ हुई, फिर उसके बाद प्रबोधन का भी उसमें रोल है, पुनर्जागरण का भी है। फिर जब औद्योगिक क्रांति आई तो साम्राज्यवाद को एकदम से बल मिला, वो सारी चीजें अलग हो गई। फिर मैंने उपनिवेशवाद पढ़ाया। उपनिवेशवाद में मैंने एक लाइन बोली कि हमने कहा बेटा साम्राज्यवाद का व्यवहारिक दृष्टिकोण है उपनिवेशवाद, यानी कॉलोनियलिज्म। प्रैक्टिकल, यानी साम्राज्यवाद का प्रैक्टिकल है उपनिवेशवाद। जैसे भारत, ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश, उसके साम्राज्यवाद का प्रैक्टिकल भारत में उपनिवेश बनाना। अब मैंने कहा बेटा कि अगर भारत या अफ्रीका या एशिया, कहीं पर भी यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछे कि इंडोनेशिया में डच उपनिवेशवाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, क्या परिणाम रहे हैं, या इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, साम्राज्यवाद के क्या परिणाम रहे हैं, तो मेरे बच्चे यही 3 चीजों पर ही लिखना है। पहला, राजनीतिक नियंत्रण कैसे उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां से संसाधनों का दोहन कैसे किया, इकोनॉमिक। और तीसरा, उन्होंने कैसे व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी यानी कल्चरल
बढ़त स्थापित की मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो ये मैंने उपनिवेशवाद बता दिया। ठीक है, सब बच्चे देख रही है क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, एक बार बताएं बच्चों। फिर इसके बाद मैंने नव साम्राज्यवाद पढ़ाया, और नव साम्राज्यवाद में मैंने बताया कि बेटा केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो भी होता है। केवल नव साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद में इतना अंतर है कि नव साम्राज्यवाद में नियो इंपीरियलिज्म में कल्चरल और इकोनॉमिक प्रभुत्व की स्थापना की जाती है। और इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन दिखाने शुरू किए। एक बार कह रहा है कि डच ने जो इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद स्थापित किया, या फिर पूछ रहा है कि अफ्रीका में जो साम्राज्यवाद विभिन्न देशों ने स्थापित किया और अफ्रीका को बांटा, या भारत या एशिया के अन्य देशों में साम्राज्यवाद। यही 3 पॉइंट मैं सबसे कहना चाहूंगा, प्रशांत एक बार बताना बच्चों, यही 3 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्या सब में घुमा फिरा के आया है कि नहीं? मेरे बच्चे, जो भारत के कारक हैं साम्राज्यवाद के विस्तार के, उपनिवेश की स्थापना के, यही हर जगह है। जो भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का इंपैक्ट है, यही पूरे विश्व में। हां, बदलेगा क्या? मैंने बच्चों को बता दिया कि बच्चे केवल घटनाएं बदलेंगी, मानचित्र बदलेगा, घटनाएं बदलेंगी, मानचित्र बदलेगा, उदाहरण बदलेगा, कुछ फैक्ट बदलेगा, इसके अलावा सब कॉमन है। मैंने बच्चों को कहा भैया लो पढ़ो। भाई साहब सोच लीजिए, एक इतनी भारी यूनिट एक 40 मिनट के लेक्चर में मैंने समझा दिया, और एक भी डाउट बच्चों के नहीं। तो इसी बेस पर मैंने कहा है कि अब जो यहां पर मेंस की मेंटरशिप होगी आईएएस की आप लोगों की, वो एक लेवल ऊपर है। मेरा प्लेटफॉर्म है, अपने ढंग से इसको मैं चला रहा हूं। तो रिजल्ट तो 2025 वाले दबा के होगा। अब की बार भाई 2 बच्चे हैं, देखते हैं कितना होंगे। 4 बच्चे थे जिसमें से 2 इंटरव्यू दे रहे हैं, और दोनों मेरे अपने बच्चे हैं, इसलिए मुझे ये भी नहीं कि उन्होंने थोड़ा बहुत मुझसे पढ़ा, दोनों अपने बच्चे हैं बिल्कुल। हां, अब स्वाभाविक रूप से 2025 में बड़ी संख्या में हम लोग रिजल्ट करेंगे। ये मुझे दिख रहा है, जिस तरीके से हम लोग जीएस और सीसेट दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बना के चल रहे हैं। प्रीलिम्स अथवा टेस्ट सीरीज इतनी शानदार चल रही, अब इकोनॉमिक सर्वे और ये सब आने वाला है, तो बवाल काटेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये क्या नाम भैया? बिवाड़ गोवर्धन, आपका नाम मैं यार, बीरवाड़ गोवर्धन बिलास राव, बिथाल बिलास राव। सर मैं महाराष्ट्र से हूं, 3 ईयर से फॉलो कर रहा हूं, बीए फाइनल में हूं और हर एक टॉपिक क्लियर होता है। बस बेटा, तो हम पहली बार में निकालेंगे भी। चलिए, अब ये दीपिका के बहाने एक बातचीत हो गई, और ये हर एक बच्चे, चाहे यूट्यूब पे देखें, यहां देखें, आप सब देखिए, आपको डरना नहीं है। चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, बना तो हमारी इस दुनिया से, हमारी इस व्यवस्था से। क्या कि किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, टीचर अच्छा है तो बहुत अच्छे से उसको समझा ले जाएगा। सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक आपके सामने आता है, जरा देखते हैं। यानी 3 टॉपिक्स का मिश्रण, ड्राइविंग डीप टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया, यानी ये 16 का है। फिर हाउ टू गिव फर्म्स अ टेक बूस्ट, फिर तीसरा साउथ इंडिया स्टार्टअप कैटलाइजिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब आज आपको प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अलग मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या मुद्दा है वो मैं आपके सामने एक बार आप देखिएगा। वाई दिस न्यूज, यानी यह समाचार क्यों क्यों मैं इसे पढ़ा रहा हूं, जरा आप इस पर एक बार निगाह डालिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट एक बार इस पर निगाह डालिए आप लोग। ठीक है, यानी जो ये पूरा का पूरा विषय है, एक बार आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूं। यानी पूरा टॉपिक इस बात पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों कि डीप स्टार्टअप हमारी जीडीपी को बढ़ा सकता है, इसलिए सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टॉपिक को हम देखें
तो भारत में, मैं इंग्लिश में हिंदी में भाई लिखता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मुझे बड़ी संख्या में फॉलो करें, प्लीज इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। भारत में डीप टेक स्टार्टअप की भूमिका, यानी भारत में, यानी भारत के विकास में इनकी भूमिका, और इनके विकास में यानी इन स्टार्टअप्स के विकास में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ना है। तो अब इस विषय को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले, यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना बच्चे, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, इन चारों से ही हम किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, यानी नेशनल इनकम का ये बेस है। हम हमेशा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर टेक्नोलॉजी आ जाए ये पांचवें फैक्टर के रूप में, यानी ये फिफ्थ फैक्टर के रूप में आ जाए, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी दोनों इनहेंस हो जाती है। ऐसा आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है। जो बच्चे स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन में होंगे उन्हें ये, या जो यूट्यूब पर भी फॉलो करें हिंदू में, उन्हें सबको पता होगा। यही चीज बेटा हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, अगर इन पर हम फोकस करते हैं तो हम इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा कर ले जाएंगे। यही आपसे पूछा है। अब आपके मन में आता है कि सर ये डीप टेक स्टार्टअप क्या है, यानी ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डीप टेक स्टार्टअप उन उन्नत तकनीकों, यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, जैसे एआई, जैसे रोबोटिक्स, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, इनको कहा जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, इस प्रकार की चीजें। तो डीप टेक स्टार्टअप्स उन्नत तकनीकों, आपको मैंने बताया, जैसे एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके जो भी जटिल औद्योगिक समस्याएं होती हैं, यानी जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन लगाई, तो वह मशीन, एआई हमें बताएगा, जैसे ही मशीन में कुछ खराबी आई, हल्की सी भी एआई हमें बता देगा। एक, अगर हम एआई का उपयोग वहां नहीं करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं करते, तो हमें पता नहीं चलेगा मशीन का एक हिस्सा टूट गया, ध्यान से समझिए, तब हमें पता लगा, या मशीन बहुत ज्यादा खराब हो गई तब हमें पता चला। तो दोनों ही परिस्थितियों में सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि कोई एक फैक्ट्री जिसमें एक मशीन के रुकने का मतलब केवल मशीन का रुकना नहीं है, गुड्स का उत्पादन रुकना, और गुड्स के उत्पादन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों का रुक जाना। तो एआई कठिन से कठिन या जटिल से जटिल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, औद्योगिक चुनौतियों का समाधान देता है। डेटाबेस अगर हम काम करते हैं, आपके कंप्यूटर में डेटा है, तो स्वाभाविक रूप से उद्योग बेहतर कार्य करते हैं, यही कहा गया है। ठीक है, ये अगर ऐसा किया जाता है, बस यही विषय यहां पर चर्चा में है मेरे प्यारे बच्चों। तो डीप टेक स्टार्टअप्स क्या है आपको बता दिया गया, इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दी गई कि भाई ये जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बिना तकनीक के कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर हम तकनीक के आधार पर पूरा रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी। तो यही महत्वपूर्ण है कि हम उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण करेंगे। नंबर वन, आर्थिक विकास कैसे करेगा? महत्व में जीडीपी को बड़ा करेगा, या हम कहें इससे भी बड़ा वर्ड लिख लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, आर्थिक विकास करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास कैसे करेगा? भाई सबसे पहले हाई वैल्यू गुड्स बनाएगा, उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण करेगा। यानी कि आपको पहले एक वस्तु पर 5 रुपए मिलता था, अब 7 रुपए मिलेगा, नंबर वन। और चूंकि इसकी क्वालिटी भी उच्च होगी, दूसरी चीज, यानी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनेंगी। तीसरा, जब हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाएंगे तो ऑब्वियस इसकी डिमांड होगी विदेशों में, तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, और इन सब के माध्यम से स्वाभाविक रूप से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और स्वाभाविक रूप से क्या लाभ होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी और इकोनॉमी का साइकिल बहुत बेहतर ढंग से चल निकलेगा।
यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई। अब अगर इकोनॉमी बढ़ी तो इसका महत्व क्या है, यानी आर्थिक विकास हुआ। अब दूसरा इसका इंपैक्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक, सोशल इंपैक्ट, यानी सामाजिक प्रभाव क्या होगा। अरे भाई, अगर हम जीडीपी बड़ा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से, और हम उसको क्वालिटी वाला बना रहे हैं अपना उत्पादन, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। अब इसके माध्यम से हमारा देश चहुमुखी विकास करेगा, सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन प्रकार, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वाभाविक है। तीसरा जो स्ट्रेटजिक लाभ भी होगा, रणनीतिक लाभ होगा, इसका मतलब हो गया कि डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी हम इसी आधार पर बेहतर कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ चौथा, हम एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाएंगे, यानी अनुसंधान और नवाचार में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। और जो देश अनुसंधान एवं नवाचार करता है, यूपीएससी ने 2016 में आपसे प्रश्न पूछता है कि नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। तो क्या इस निबंध में ये सारे पॉइंट आप डाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, एक बार मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर इतनी चीज आपने पढ़ ली तो आप कहेंगे सर अच्छा, तब तो बहुत अच्छी स्थिति, बच्चे स्थिति तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास चुनौतियां हैं, चैलेंज। आपको अच्छे से पता है सरकार आरएनडी पर कितना खर्च करती है। तो पहला, इन डीप टेक स्टार्टअप्स को फाइनेंस की कमी, यानी वित्त पोषण की कमी, आगे लिखा हुआ, केवल आप सुनते जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम आरएनडी कम खर्च करते हैं, 0.67% सरकार करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, वो भी आरएनडी कम करता है। तो आप देवे सर, क्लियर है? तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, हमारे पास कौशल की कमी है, स्किल हमेशा एक कमी है, यानी हमारे पास जो डीप टेक स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी है, एआई हो गया या जितने भी क्वांटम कंप्यूटिंग, जो भी मैंने रोबोटिक्स, इसमें हमारे पास काम करने वाले कौशल युक्त लोग नहीं है। ये तो भारत का रोना है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तीसरा, ऑब्वियस, हमारे पास इंफ्रा यानी बुनियादी ढांचे की कमी है। जैसे हमारे पास परीक्षण प्रयोगशालाएं और इंक्यूबेशन केंद्र नहीं है। अटल इनोवेशन केंद्र वगैरह बने हैं, लेकिन अभी भी उनका इंपैक्ट उतना नहीं है। चौथा, पॉलिसी डिसरप्शन से नीतिगत अड़चने हैं, यानी कि नियम कानून बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण से निवेशक भारत में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में चिंतित रहते हैं। अब ये हो गया चुनौतियां, सबको चुनौतियां समझ में आ गई बच्चों। अब अगर चुनौतियां समझ में आ गई तो आप कहेंगे फिर तो सर कुछ इसका समाधान भी होगा। जी हां, सरकार की भूमिका, फिर आगे एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया, सरकार की भूमिका। तो सरकार की भूमिका क्या देख सकते हैं? पहला, आरएनडी खर्च बढ़ाना। क्यों बच्चे? ठीक है, यानी कम से कम जीडीपी का अपने हिसाब से आप लिख दीजिएगा 3% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये ग्लोबल एवरेज है। फिर इसके बाद जो नीतिगत ढांचा, लास्ट वाला पॉइंट, उसको ऊपर लेके आएंगे कि नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को अच्छे ढंग से डिजाइन करना, और उससे भी अच्छे ढंग से उसे लागू करना। चूंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में क्या कहावत है, और कहावत क्या, यूपीएससी की कहावत है कि यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया। तो पॉलिसी बनाने में भी समय लेते हैं और इंप्लीमेंट करने में तो समय हम लेते हैं, उसमें हमारी विरासत है। तीसरा भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना और इसी के द्वारा कौशल की कमी को दूर करना। आप कहेंगे कैसे? तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने देखा था सरकार बनने के बाद जो आया था, उसमें यही था ना बेटा कि अकादमिक, यानी जैसे आईआईटी हो गया, आईएम प्लस उद्योग, इंडस्ट्री, एकेडमिया प्लस इंडस्ट्री प्लस स्टार्टअप्स जो भी इस फील्ड में है, के बीच के सहयोग को बढ़ावा देना, इसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा गया। फिर आता है चौथा, ऑब्वियस है, इंफ्रा की कमी मैंने बता ही दिया, तो अब इसको आप दूर करेंगे, यानी इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे कि हम बेहतर परीक्षण कर सकें, बेहतर नमूने बना सकें, उसको इंप्लीमेंट कर सकें। और पांचवा, यानी जो लाल फीताशाही है, तो व्यवसाय में आसानी करें, यह कहा गया, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन डीप टेक स्टार्टअप इंडस्ट्री या डीप टेक। तो आप देख सकते हैं यही बात यहां पर डिस्कस की गई। फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचा गया है
कि डीप टेक स्टार्टअप्स स्वाभाविक रूप से जितना आपने पढ़ा वो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया को एक तकनीकी सक्षम अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम बन सकते हैं। और अगर हम तकनीक सक्षम अर्थव्यवस्था बनते हैं तो यूपीएससी खुद ही कह चुका है किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पैनेशिया, तो आप लिख दीजिएगा निष्कर्ष में। बच्चों सब कमेंट करेंगे 100% क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नॉट 99%, 100%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यानी रेलिवेंस फॉर यूपीएससी जीएस, ये जरा ध्यान से देखें। तो जीएस 3 ये अब हमने एक इनोवेशन किया है आज से। इनोवेशन ये किया है कि हम सिलेबस पे तो जाएंगे यानी जो यूपीएससी के, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को अपने ढंग से आपको डिफाइन कर देंगे। तो पहला इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ करके जीएस पेपर 3 में, यानी ये मेरा इनोवेशन है, आज से आपके सामने आ रहा है, कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन रहे। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंपैक्ट ऑफ आर&डी इन्वेस्टमेंट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं जीएस पेपर 3 मैंने अपने ढंग से बनाया। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कैसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए नीतिगत उपाय हमें करने पड़ेंगे, और आर्थिक विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका, इसीलिए गवर्नेंस एंड पॉलिसी के साथ भी इसे जोड़ा गया। और जीएस पेपर 4 शासन में नैतिकता के साथ वित्त पोषण और खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। निबंध है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी का महत्व, यानी आज के बाद से जो आपको कंटेंट मिलेगा ध्यान से देखिएगा, सब में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकेगा, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए आज 563 स्लाइड, 563 स्लाइड्स हैं, तो फिर 563 स्लाइड, तो पहले यानी मुद्दा हो गया, फिर उसके बाद मुद्दे के बाद ये चीज आपको मिलेगी, यानी क्योंकि ये क्या है ना, ये असली आईक्यूआईपी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न से तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, बट ये थोड़ा नए ढंग से, क्योंकि यूपीएससी में साइंस अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप भूले ना। अब आता है यानी यूपीएससी का जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स। अब आप बताइए, क्या ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए टॉपिक नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है। ठीक है, जीडीपी बढ़ाएगा, रोजगार देगा, तो बताने की जरूरत नहीं। और समावेशी विकास लाएगा, बिल्कुल लाएगा, यानी तकनीक के द्वारा समावेशी विकास। अब आप कहेंगे सर इस पे क्वेश्चन आएगा, हम कहें बिल्कुल आएगा भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं की जांच करें और सुधार के सुझाव दें। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस प्रश्न को आप जरा सा देखो और मुझे यह बताओ कि क्या इस प्रश्न को देख करके आपके मन में आ नहीं रहा कि जो हम डीप टेक स्टार्टअप वाला पढ़ रहे हैं वह पूछा जाएगा? भाई आज डिजिटलीकरण पूछ रहा है, तो डीप टेक स्टार्टअप अब नई सच्चाई है कि नहीं? डीप टेक स्टार्टअप्स अब ये नई सच्चाई है, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस टॉपिक को यहां लगाया गया है जिससे कि आपको यह लगे कि हाँ भाई हम लोग चल रहे हैं पैटर्न पर। अब आता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। अब यहां पर यह प्रश्न है, आगे हमने मॉडल क्वेश्चन बनाया हुआ। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक आप देख सकते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? स्वाभाविक रूप से बिग टेक का एक हिस्सा है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, यानी जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसका एप्लीकेशन, तो ये बिग टेक का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, स्टार्टअप्स में, और ऑब्वियस उसका डेली लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए 2020 में कोविड के टाइम पर प्रश्न पूछा गया था कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हालांकि संकट पर विजय पाने के लिए तकनीकी प्रगति का आसानी से लाभ उठाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी, यानी कोविड के समय टेक्नोलॉजी के रोल पर प्रश्न पूछा, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली डिजिटल टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। अब आज का समय कैसा है? स्वाभाविक रूप से डीप टेक स्टार्टअप्स का है। तो अब आप इंतजार कीजिए, 2025 में मेरी तरफ से आउट है डीप टेक स्टार्टअप, आप 100% क्वेश्चन के रूप में पाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए दिया गया, इसका आंसर इसलिए नहीं कराना चूंकि अब ये आउटडेटेड नहीं है, कभी नहीं आएंगे कोविड और जो पीछे मैंने बताया। ठीक है, फिर इसके बाद अब इन्हीं के बेस पर मॉडल क्वेश्चन आपके लिए तैयार है कि भारत की सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने में गहरे तकनीक स्टार्टअप के महत्व पर चर्चा करें, यानी डीप टेक स्टार्टअप
गहरी तकनीकी उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? बच्चों, अब मुझे बताओ, सामाजिक चुनौतियों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब में इकोनॉमी बढ़ेगी तभी तो सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, तभी तो सरकार उस पैसे को लगा पाएगी। लिख लेंगे। तीनों प्रकार के जो है फिजिकल, सोशल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की नीड है। ये पहले पार्ट में हो गया। आगे सब विस्तार से आंसर लिखा हुआ। सरकार क्या उपाय कर सकती, क्या बताया नहीं। डीप टेक स्टार्टअप के लिए सरकार क्या करे, आगे आंसर लिखा गया, टेंशन नहीं लेना। फिर आता है एथिक्स यानी नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध। तो अब ये पहली यूनिट में लगा दिया है कि भाई देखो, जो डायमेंशन ऑफ एथिक्स है नीति शास्त्र के आयाम में, स्वाभाविक रूप से उसका हिस्सा है। अब टेक्नो एथिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तकनीकी नैतिकता। तो आप देख सकते हैं मूल। अब इस पर प्रश्न भी आता है कि जैसे आया था, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ नैतिक क्यों होना चाहिए। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप डीप टेक स्टार्टअप में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नैतिक भी होना चाहिए कि जिससे उसका लाभ सभी तक पहुंचे। ये केवल व्यक्तियों की बात नहीं हो रही। जब मैं कहूं कि उसका लाभ सभी तक पहुंचे, तो इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति, इसका लाभ सभी यानी अफ्रीका के देशों को भी पहुंचे, एशिया के सभी मुल्कों को पहुंचे, लैटिन अमेरिका के सभी मुल्कों को पहुंचे, सभी आइलैंड्स को पहुंचे। ऐसा ना हो कि कुछ बड़े देश इस पर अपना कंट्रोल कर लें। आप देख सकते हैं। फिर आता है ए से आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, 2021 में आया था, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंडेड विद नॉलेज। बताने की जरूरत नहीं, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। इसलिए भारत सरकार को आरएनडी पर जीडीपी का 3% खर्चा करना चाहिए, मैंने आपको बताया, जिससे कि हम डीप टेक स्टार्टअप्स को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके और उससे इंडियन जीडीपी ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण इंजन बना सके। ठीक है, मजा आया बच्चे। 2019 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रश्न आया था, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब लगातार आपसे पूछी जाएंगी। आप इस पर 2016 इनोवेशन वाला क्वेश्चन, आर्थिक विकास, ये सब आपको पढ़ाई दिया मैंने अभी। विजनरी डिसीजन लेने का समय आ गया है। अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल कहता है कि डीप टेक के स्टार्टअप्स में हमें बेहतर काम करने की जरूरत है, इसलिए सरकार को इस पर एक बेहतर नीति का निर्माण करना चाहिए। आप यहां डाल सकते हैं। अब सेम यही सिलेबस यूपीपीसीएस का, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, आप पहली यूनिट देख सकते हैं। झारखंड पीसीएस भी अर्थव्यवस्था, हर जगह कहीं पर भी है। यूपीपीसीएस में अगर आप ए से देखते हैं, 2022 में पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, समावेशी विकास, आर्थिक सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है और उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी डीप टेक स्टार्टअप्स की भूमिका आप आसानी के साथ एक पैराग्राफ डाल सकते हैं। बिहार पीसीएस में बताने की जरूरत नहीं, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है। तो पूरा सिलेबस का पार्ट है, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब आप यहां से पकड़ लीजिए इसको। ठीक है, समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास के संबंध की विवेचना कीजिए। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विद सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। अब आप मुझे बताइए, तो डीप टेक स्टार्टअप के उदाहरण के द्वारा क्या हम बता नहीं सकते कि सामाजिक विकास में इसकी क्या भूमिका होगी, जबकि आपके नोट्स में लिखा हुआ, कमेंट करिए। तो बस अब इसके बाद ये टॉपिक आपके सामने आता है। डीप टेक स्टार्टअप्स क्या है? डीप टेक स्टार्टअप्स आर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंटरप्राइजेस, यानी ऐसे उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्राइज जो तकनीक गहन है, यानी जिसमें तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वही सारी बातें यहां पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो आप इसको खूब बढ़िया से कर लेंगे। चुनौतियां क्या है, मैंने आपको यही बताया क्या क्या चुनौतियां हैं। फिर इसके बाद, चुनौतियों के बाद आता है कि सफल मॉडल का एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर आता है नीति और संस्थागत समर्थन, यानी सरकार क्या क्या इसमें करेगी, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है, वही आपको यहां पर पढ़ लेना है। ठीक है ना। ग्लोबल कंपेयर भी कर दिया गया है कि यूएसए, चीन और जर्मनी की सरकारें बेहतर ढंग से इस पर काम कर रही हैं। तो क्या सिफारिशें होनी चाहिए, आरएनडी बढ़ाओ, एकेडमिया उद्योग सहयोग करो, सब विस्तार से देख सकते हैं बच्चों। जो मैंने वहां पढ़ाया स्टार्टिंग में, वही सारी बातें यहां डिटेल में लिख दी गई। हाँ, अब कहा जा रहा है कि नैतिक और सामाजिक विचार भी इसमें आ रहा है
कि भाई स्वाभाविक रूप से अगर तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो रोजगार जाएंगे, तो रोजगार अगर एआई छीनेगा तो हमें इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। यही है तकनीक का नैतिक उपयोग, यही बात यहां पर डिस्कस की और फिर उसके बाद आ गया एक निष्कर्ष। ठीक है, अब आता है मॉडल क्वेश्चन, भारत की सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने में डीप टेक स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है और भारत सरकार को क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं आंसर रेडी। इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स, परिचय यानी डीप टेक स्टार्टअप्स जटिल सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद क्या चुनौतियां हैं, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर एक निष्कर्ष, आंसर कंप्लीट। इसके बाद आते हैं यानी प्रीलिम्स पे। सेम भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन का लेवल आप देखिए कि डीप टेक स्टार्टअप्स किस पर मुख्य रूप से केंद्रित है। दूसरा, भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति लागू की गई। तीसरा, नैसकॉम की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है कि डीप टेक स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है कि नहीं, अब आपको पता है कि नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से डीप टेक स्टार्टअप पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब यहां पर बेहतर ढंग से डिस्कस कर दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। अब आया अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, कंपनियों को तकनीकी बढ़ावा कैसे दिया जाए। ठीक है, क्लियर है। कंपनियों को तकनीकी बढ़ावा, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया बच्चों। यानी ये आज का है, यह है 17 जनवरी का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं कितना बारीक निगाह रखता हूं हर एक चीज पर। आप विश्वास कर, थोड़े समय के बाद जैसे होता क्या ना, 18 19 20 साल में आपको कोई भी, चूंकि आप बहुत चंचल होते हैं, कोई भी आपको इधर उधर घुमा सकता है कि यहां पढ़ने वहां पढ़ने, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा सिविल आईएएस की तैयारी इतनी आसान है नहीं। आप अगर मजे हुए मेंटर के साथ नहीं है, आप किसी दुनिया की कोचिंग में पढ़िए। देखिए, 2 4 बच्चे पास हो जाएंगे, आपको ये लग जाएगा कि यार रिजल्ट हो रहा है, लेकिन वहां समस्या है बच्चे। वो 2 4 तो हर साल होंगे, अंग्रेजों का काल था तब भी सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रभृत विद्वान ना जाने कितने सिलेक्ट हुए थे। तो थोड़ा सा अलर्ट, मैं नहीं कर रहा हूं मेरे पास, लेकिन आपको कंपेयर करना चाहिए। केवल ये नहीं कि कोई सिलेक्ट है, केवल ये नहीं कि कोई इंटरव्यू दिया है, यानी उसका कंटेंट पे पकड़ कैसा है, वो कितने विषयों को जानता है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसका भाषा पर कम्युनिकेशन उसका कैसा है, वो किस स्तर तक अपने कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग पे चोट कर सकता है, आपका फेवरेट है वो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रहा हूं। और 2025 में साबित भी होने वाला है, बस मेरे बच्चे एक बार संभाल देते, क्योंकि देखो मैं 25 में अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ मैं इमोशनल हो जाऊंगा इस बार बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है। और पहली बार जीएस पे तो मैं हमेशा अच्छा काम किया हूं, पहली बार मुझे सीसेट में इतना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो मैं खुद कराता हूं, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं, लेकिन कम से कम रवि सर डेली पिछले 5 महीनों से लगे हुए हैं। बेचारे एक एक क्वेश्चन 40 40 मिनट में आप लोग 5 5 बार उनसे पूछते हो लाइव क्लास में। फिर मैंने उनको समझाया कि एक दिन मैं बच्चों को समझा दूंगा कि इतना ना परेशान करें, और आप भी ऑनलाइन में एक बार पढ़ा दिया कीजिए, बच्चों से कह दिया करिए कि इसको 4 5 बार सुने, फिर डाउट वाले जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप उनके डाउट सॉल्व करिए। तो इस बार तो भैया अगर रिजल्ट रुकता है तो समझिए रोने वाली कंडीशन होगी मेरी, क्योंकि झोंक दिया हूं अपने आप को बहुत सा नुकसान करके। चाहता तो इधर उधर लेक्चर पढ़ा के बड़े पैसे कमा सकता था, ट्रस्ट करना बच्चे, और लेकिन 2025 के लिए ही मैंने अपना चैनल बनाया, अपना सब कुछ बनाया, बट कर लू जाऊंगा, मतलब मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। बस बच्चे किसी तरीके से सीसेट में ना उलझें, क्योंकि अभी भी मैं, मेरा इकोनॉमिक्स, मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सब हम लोग बहुत अच्छा करा रहे हैं, मैक्सिमम मैं ही करा रहा हूं आधारशिला प्रीलिम्स वाले बैच में।
तो और अभी इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट होने वाला है 31 तारीख से। अच्छा, जो बच्चे अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी ये बता दीजिएगा, अगर वो प्रीलिम्स को लेकर के चिंतन है, तो जो अभी अगर आधारशिला में आ जाएंगे उनको राहत रहेगी बेटा, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है 31 तारीख को, और जो नए बच्चे होंगे एक बार इकोनॉमिक सर्वे डालिएगा तो सबसे डिटेल्ड एनालिसिस केवल मैंने कराया है, एक लेक्चर में नहीं, लगभग 25-25 पिछले 5 सालों से। बट वो पेड होगा, होगा बहुत कम, 800-900 के आसपास, लेकिन फिर भी वो पेड होगा, तो जो आधारशिला ले लेंगे उनको राहत रहेगी कि उनको ये सब पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कंपनियों को तकनीकी बढ़ावा कैसे दिया जाए। अब जरा इस विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कैसे। तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों बातचीत की गई, जो आपने पीछे पढ़ा है बस वही मैं आपके सामने यहां पर उल्लेख कर दूं, बाकी और कुछ भी नहीं, सेम वही है, यानी वही टॉपिक का ही ये अगला पार्ट है। ठीक है बच्चे, उसी टॉपिक का अगला पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंटर भी इसमें पीएलआई योजना, भारत के रक्षा नवाचार, सूर्योदय क्षेत्र, सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब भी यहां पर चर्चा है। इसमें बच्चे क्या कहा गया है, यानी भारत में प्रौद्योगिकी के विकास में सरकार की भूमिका, गवर्नमेंट रोल, सरकार की भूमिका, बस जो पिछले टॉपिक में भी डिस्कस हो चुका वही चीज यहां पर भी है कि नवाचार को सरकार बढ़ावा दे, और सरकार ने दिया भी है। जैसे इसरो और परमाणु ऊर्जा में सरकारी मदद से ही तो स्वदेशी तकनीक विकसित हुई है, तो पहला ये। फिर सरकार के समर्थन से हम डिफेंस में, रक्षा में प्रगति कर पाए हैं। भारत फोर्ज और एलएनटी ने सरकारी सहायता से तोप और टैंक बनाए, तो मतलब हम टेक्नोलॉजी से, सरकार की भूमिका। इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरण में फंडिंग से नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला, यानी सरकार ने स्टार्टअप्स को भी समर्थन दिया। सरकार की क्या कमियां भी हैं, तो बड़ा सामान्य सा टॉपिक है, इसके ऊपर आप अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेंगे स्वयं पढ़ करके। ठीक है ना, भारतीय कंपनियां, उनके साथ सेम पिछले वाले पार्ट का, सरकार की पीएलआई योजना, वो सारी बातें, डिफेंस सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में हम क्या सफलता ले चुके हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, चीन का मॉडल, दक्षिण कोरिया की रणनीति का जिक्र है जिसको आप स्वयं पढ़ लेंगे, अमेरिका की क्या अप्रोच है हिंदुस्तान को उससे, यूरोपियन यूनियन की क्या अप्रोच है। ठीक है, तो सरकार क्या करे, अब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करे, जो आपने पीछे पढ़ा वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ बच्चे। ठीक है ना, वही एकेडमिक्स और उद्योग में सहयोग, सब वही चीज है। R&D पर खर्चा करना, खरीद नियमों को, यानी नीतिगत हस्तक्षेप करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको। अब देखिए, पूरा टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में बना के उसका आंसर दे दिया गया कि भारत में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने में सरकारी वित्त पोषण की भूमिका का मूल्यांकन करें, यानी वही पिछला वाला आप देख सकते हैं बच्चों। क्या ये लगभग लगभग पहले वाला है कि नहीं, सरकार की भूमिका, R&D, फंडिंग, और फिर यहां पर 3 क्षेत्र कहा गया है, रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से उदाहरणों के साथ 250 शब्दों में चर्चा करें, यानी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, याद रखेगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो प्रश्न का उत्तर रेडी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब आता है अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत के स्टार्टअप विकास और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत उत्तर भारत से एक और मामलों में आगे निकल गया है। निकल गया बच्चों, निकल गया है कि नहीं निकल गया है, यानी यहां पर क्या डिस्कस किया गया है मैं आपको बता देता हूं पूरे टॉपिक में, या आप एक बार न्यूज देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं। इसमें यही कहा गया है बच्चों कि दक्षिण भारत यानी साउदर्न इंडिया जैसे फिल्मों में बॉलीवुड से आगे निकल चुका है, वैसे ही भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का मुख्य केंद्र, प्रमुख केंद्र बन गया है, यानी ये हो गया है, आप देख सकते हैं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर, चाहे आईटी हो या सॉस हो, सास यानी
सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो उपयोग होता है, हेल्थ टेक यानी हेल्थ से संबंधित टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक यानी एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए। तो यही यहां पर बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? यानी दक्षिण भारत भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमुख केंद्र है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर आईटी, सॉस, हेल्थ टेक और एग्रीटेक में अग्रणी है। और ये केवल ये स्टार्टअप्स को ही आगे नहीं बढ़ा रहे। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट, उसमें रोजगार सृजन, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, तो लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इन दक्षिण भारत के जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी होते हैं, यानी जो मेट्रो से छोटे होते हैं, वहां भी स्टार्टअप्स विकसित कर रहा है। केवल बेंगलुरु हैदराबाद में नहीं, जो बेंगलुरु हैदराबाद के आसपास के छोटे छोटे शहर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में 16,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। तो यही है नेतृत्व करता, यानी रोजगार भी दे रहा है और इसका एक्सपेंशन टीयर 2 टीयर 3 शहरों में कर रहा है और वुमेन को इंपावर कर रहा है। यही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है ना? क्लियर बच्चे? अब उसी के बाद बताया कि भाई ये क्या अपने आप आगे पहुंच गए? नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन सबका सहयोग मिला है। ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या होंगी बिना पढ़े? अरे भाई, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी होंगे, ठीक है, वहां स्टार्टअप जा रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप अपने जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, आप स्वयं विचार कीजिए, जिस शहर में आप रहते हैं, अब क्या वहां पर, जैसे आप बिहार से हैं, तो क्या पटना जैसा इकोसिस्टम आपके जिले में मिल पाएगा, आपके शहर में? नहीं मिल पाएगा। क्या लखनऊ जैसा इकोसिस्टम आपको आसपास के शहरों में मिल पाएगा? क्या दिल्ली जैसा इकोसिस्टम? वही चीज यहां पर कही गई। तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बढ़ तो रहा, लेकिन फंडिंग ऑब्वियस है, ऐसे शहरों में फंडर्स आते नहीं, फंडिंग की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं, यही बात लिखी गई और स्वाभाविक रूप से कहा गया कि हमको इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये विषय यहां पर चर्चा में रहा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं इस लिहाज से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, केवल ये नहीं देखना कि दक्षिण भारत की उपलब्धियां, इसमें आपको क्या करना है। जैसे अब बिहार पीसीएस का मेंस का एग्जाम होने वाला है, अभी हाई कोर्ट में मामला है, ईश्वर करे कि बच्चों के हक में फैसला आए, जो भी आए। या यूपी पीसीएस का मेंस तो डिसाइड ही है। अब अगर आप उसमें जैसे बिहार के विकास की बात करते हैं, तो क्या हम पटना को, पॉइंट को पकड़िएगा, क्या हम पटना को इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एग्रीटेक, स्टार्टअप्स का हब बना सकते कि नहीं? एग्रीटेक तो हम बना ही सकते हैं कम से कम। बिहार एक एग्री स्टेट है, कृषि राज्य है। तो आप सब लिखिएगा कि दक्षिण भारत से सीख करके हमें बिहार में पटना को प्रारंभिक स्तर पर एक एग्रीटेक स्टार्टअप्स का केंद्र बनाने की रणनीति पर काम करना चाहिए। तो आप इसको यूज करिएगा। अब अगर यूपीएससी की बात करें, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, तो उसमें भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन यूपी के बहुत से, जैसे नोएडा वगैरह, लखनऊ वगैरह, ये सब बहुत डेवलप हो चुके हैं। अब गाजियाबाद है। ठीक है? मतलब यूपी और बिहार में कभी जो एक समानता दिखती थी, वो आप केवल यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है इस वजह से भले समझते हैं, लेकिन यूपी आप सब अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत आगे निकल चुका है। यूपी बहुत बहुत, मतलब यूपी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप जाओगे, आपको अच्छा दिखेगा, मतलब डेवलप दिखेगा। ये चीज हो चुका। ठीक है? तो इसको आप यूपीएससी वाले भी क्या करेंगे कि भाई दक्षिण भारत के स्टार्टअप से उत्तर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सीखना चाहिए। ठीक है? और उसमें गवर्नमेंट की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। इनफैक्ट स्टार्टअप फेडरलिज्म की जरूरत है। लिख लीजिए यह पॉइंट जो इस एडिटोरियल में नहीं है। इस समय हिंदुस्तान को स्टार्टअप फेडरलिज्म यानी स्टार्टअप संघवाद की जरूरत है, यानी केंद्र एवं राज्य मिलकर के पूरे देश को स्टार्टअप हब के रूप में कन्वर्ट कर दें। लेकिन हमारे इतना तलखी, इतना झगड़ा राजनीति में, क्या ही बताया जाए। अच्छा, एक चीज बड़ी मजेदार मुझे याद आई। एक चीज आप लोग मानेंगे कि नहीं, ठीक है कि दक्षिण वाले उत्तर वालों से हर चीज में अच्छे हैं, ऑब्वियस है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन आप एक चीज देखो, उत्तर वाले दक्षिण वालों के कंपेयर में ज्यादा उदार हैं।
अभी देखिए उत्तर भारत की कोई फिल्म दक्षिण भारत में जाए तो वो बिल्कुल चलती नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत की कोई भी फिल्म उत्तर भारत में अगर आ जाए तो बवाल काट जाती है। जितना पैसा वो दक्षिण भारत के सभी स्टेट में नहीं कमाती है, उससे ज्यादा वो हिंदी बेल्ट में ही कमा जाती है। पुष्पा हो, बाहुबली, बाहुबली पार्ट 1 तेलुगु फिल्म थी और वह फ्लॉप हो गई थी। आप सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश में वो फ्लॉप थी और हिंदी में बहुत मेगा हिट हुई। तो ये थोड़ा सा दक्षिण भारत में उत्तर भारत को लेकर के एक थोड़ा सा डाउट है, शंका जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत वाले बड़े दिल खुले होते हैं, बड़ा मतलब और हमारा खैर उत्तर दक्षिण ऐसा कोई डिवीजन नहीं। एक बात कह रहा हूं, बस ऐसा मन में आया, जब अध्यापक एक पॉइंट मैंने चर्चा कर दिया ठीक है, क्योंकि मैं फिल्मों का शौकीन आदमी, तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, यहां की फिल्म वहां जाए लोग देखेंगे नहीं, लेकिन वहां की फिल्म यहां जाए हम लोग बिना किसी भेदभाव के दबा के देखते हैं। और हमारे इस समय फेवरेट हीरो सारे साउथ के ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने, यही विषय बेटा यहां पर डिस्कस किया गया कि स्टार्टअप्स का पावर हाउस है, रिलेवेंसी क्या है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, नवाचार को सरकार बढ़ावा दे, जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास इंजन के रूप में स्टार्टअप, निबंध भारत में समावेशी विकास के चालक के रूप में स्टार्टअप्स। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक पावर हाउस के रूप में, यानी दक्षिण भारत भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों एक पावर हाउस के रूप में उभरा है, जो नवाचार, रोजगार और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो अब वो कैसे दे रहा है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। समझ में आ गया? एक बार सब बच्चे कमेंट कर दें, ठीक है, एक बार। और जितना मैं बोलता हूं ना उतना ही एग्जाम में आपको यूज करना है। अब देख सकते हैं इसकी जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, कहां कहां है, बेंगलुरु, चेन्नई, इसका मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स उनको फायदा मिला है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उद्योग संघों की यानी सीआईआई की क्या भूमिका रही है, तो वो सारी बातें हैं। ठीक है, इसको आप लोग बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं, ठीक है, और ये आपको बहुत बढ़िया से करा देगा। बाकी अब स्वाभाविक रूप से जो भी यूपीएससी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, ये प्रीलिम्साथॉन का हिस्सा जरूर बनिए, मैं सच कह रहा हूं, और प्रीलिम्साथॉन के साथ आधारशिला बैच, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे मैं कराऊंगा, आप सोचिए कि अगर प्रीलिम्साथॉन के साथ आप सभी बच्चों के लिए अगर प्रीलिम्साथॉन के साथ आप आधारशिला लेते हैं तो आधारशिला आपको केवल 1999 में पड़ जाता है। और आप विश्वास करिएगा, इकोनॉमिक सर्वे मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, और रीजंस हैं उसके लिए मुझे कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। आप सब जो बच्चे प्यार करते हैं वो समझते हैं, और मैं जो बच्चे इकोनॉमिकली 500 रुपए भी नहीं अरेंज कर सकते उनकी चिंता भी मैं समझता हूं और उनके प्रति मैं अपनी संवेदना भी रखता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन तो इकोनॉमिक सर्वे में पहले बता रहा हूं, एटलीस्ट 999 रुपए का तो होगा ही होगा ऑफर के बाद। ये 31 से स्टार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा और लगभग 1.5 महीना, ध्यान से समझिएगा, पूरा इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ाया जाएगा यानी बेसिक टू एडवांस। तो 999 रुपए में ये कोई बड़ी चीज नहीं, पूरा इकोनॉमिक्स ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा लिया जाएगा जिससे जो गरीब से गरीब बच्चे भी इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ करके कम से कम बेहतर कर सके। ठीक है, आकांक्षा यादव, क्या क्या ले लोगे बच्चे की जान? सर एसे का भी मॉडल आंसर दे दिया कीजिए। बेटा संभव नहीं है, एसे की अलग से क्लास चलेगी, एसे का मॉडल आंसर दे पाना। आप लोग बताओ बेटा, पॉसिबल है? 1000 से 1200 शब्द। आप हमारी टीम के बारे में सोचिए, बच्चे कितनी निर्दयता के साथ मतलब मैं कितनी निर्दयता के साथ कमेंट करते हैं। कितना आपको सोचना चाहिए कि जो कोई भी पीपीटी बनाता है, 563 पेज की पीपीटी का पर डे का खर्चा आप सब लोग निकलवाइए, एक बार किसी से पूछिए कितना होता होगा। जो कोई काम करता है सब पैसे लेते हैं, ये हमेशा याद रखेगा। अभी एक हमारे यहां से काम छोड़ा उन्होंने, और पैसे कम मिलने की वजह से, सोचिए आप। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता है कि हमारी टीम में एक मेंबर ने इसलिए काम छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द मनी।
तो चिंता, ये सब भी तो आप लोगों को सोचना चाहिए। और उनका छोड़ना, किसी का भी छोड़ना, एक नहीं, मैंने ना जाने कितने लोग अभी टीम से हटे हैं बिकॉज ऑफ द मनी। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो ये एक कंटेंट पढ़ने बनाने पीपीटी में कितना समय लगता होगा गुरुजी लोग, लेकिन निर्दयता के साथ कमेंट कर, सर अब आप बदल गए, सर ऐसा हो गया। अरे सर बदले नहीं बेटा, 499 रुपए आईएएस बनने जा रहे हो, 499 रुपया मंथली भाई साहब। आप इस लेवल के लेक्चर के लिए अगर नहीं खर्च कर सकते हैं तो फिर तो एक समस्या ही है। 499 रुपए मंथली है, क्यों बच्चों? और फाइट किससे है? आईआईटीएन से। फाइट किससे है? आईआईएम से। ये इसलिए नहीं कि इनका ब्रेन आपसे अच्छा है, ये इसलिए क्योंकि इनको एटमॉस्फेयर जो मिला वो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या मिला? जो एटमॉस्फेयर मिला है, डेली प्रैक्टिस, डेली क्विज, डेली ये, डेली वो। और आप सब, मैं खुद स्वयं सरकारी स्कूल का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब अटपटा लगता है कि खैर आप सब भाई देखिए, सबका रिस्पेक्ट है, किसी भी बच्चे को कोई बात बुरी लगे तो मैं पहले ही माफी मांगने को रेडी रहता हूं भाई, कि मैं ही छोटा बन जाऊं, सामने वाले अपने आप को बड़ा माने और वो खुश रहें, ईश्वर करे वो खुश रहे। ठीक है, मेरी लाइफ की ये फिलॉसफी है भाई वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, जो बच्चे फाउंडेशन वगैरह के चक्कर में, अभिव्यक्ति पास ही लीजिएगा जिससे कि आप सबको मतलब एक लंबा समय मेरे साथ बिताने का मौका मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी मैं खुद करा रहा हूं, ये मत समझिएगा टीम, यानी मैं और रवि सर क्योंकि खुद ही 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में वो खुद 72 में 69 मार्क्स, तो बिहार और डेटा इंटरप्रिटेशन वो करा रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आईआर, ये सब मैं करा रहा हूं। आईआर मैंने खत्म ही कर दिया। ठीक है, ए से तो 31 के बाद क्लासेस और मजेदार होंगी, चूंकि डिसीजन आ जाए बिहार पीसीएस। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास बहुत अच्छी चल रही बिहार पीसीएस की। फिर जो है ऑब्वियस है, यूपी पीसीएस की भी क्लास चल रही, मेंस की 2024 की। तो इसका मतलब अब इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जिन भी बच्चों को डाउट हो, अपनी फैमिली में एक बार ये जरूर दिखाना चाहिए किसी भी टीचर का प्रोफाइल। और प्रोफाइल में जो पहला पॉइंट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उन्होंने इस यूपीएससी में कुछ किया है कि नहीं। यानी सिलेक्ट हैं तो भी अच्छे हैं, इंटरव्यू दिए हैं तो भी अच्छे हैं, दो ही कंडीशन है। क्योंकि अगर मेंस निकाला नहीं है तो फिर आपको मेंस तक ले जाना थोड़ा सा टफ होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो कोई मतलब नहीं, बाकी पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने है, आप सब डिस्कस करके। ठीक है, अब आते हैं